आइए आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में भारत का पहला निजी सैन्य निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरवेज स्पेन द्वारा विकसित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्पैक्ट एयरवेज C295 सैन्य परिवहन विमानों का निर्माण करेगा, जो भारत की स्थायी रक्षा उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की ओर दर्शाता है। एयरबेस के साथ हुए $2.5 अरब के इस सौदे में 56 C295 विमान शामिल हैं। इनमें से 16 विमान स्पेन में बनाए जाएंगे, जबकि शेष 40 विमान भारत में असफल किए जाएंगे। यह संयंत्र 2034 तक पहला मेड इन इंडिया C295 विमानों की डिलीवरी का लक्ष्य रखता है, जो भारत की रक्षा, चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्र गश्ती की जरूरतों को पूरा करेगा। इसका शुभारंभ भारत के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को मजबूत करता है, जिसमें मोदी ने वैश्विक वायुयान उद्योगों में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। सांचेज ने इस सहयोग की सराहना करते हुए स्पेन की विश्वसनीय भागीदारी के रूप में प्रतिबद्धता को नोट किया। भारत से व्यापार 2023 में $9.9 अरब तक पहुंच गया और सांचेज की यात्रा से विभिन्न उद्योगों में संबंधों को और मजबूती करने की उम्मीद है। अगली खबर, टाटा एयरवेज C295 विमान परियोजना गुजरात से भारत की रक्षा क्षमताओं और घरेलू उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण उन्नति को दर्शाती है। ये भारतीय वायुसेना की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को बढ़ाएगी, पुराने विमानों को प्रतिस्थापित करके विभिन्न मिशनों के लिए संचालन की तत्परता को मजबूत करेगी। ये पहला सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य 56 विमानों के साथ स्थानीय स्तर पर निर्माण करना है, जिससे 3000 से अधिक सीधे रोजगार और 1500 अतिरिक्त अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा। इस परियोजना में प्रशिक्षण और रखरखाव सुविधाओं की स्थापना भी शामिल है, जो वायुयान उद्योगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत और विमान निर्यातों के रास्ते खोलेंगी, जिसमें भारत वैश्विक वायुयान बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस सुविधा को महाराष्ट्र से गुजरात में स्थानांतरित करने की आलोचना की है। यह आरोप लगाते हुए कि ये महाराष्ट्र के हितों के संपूर्ण आत्मसमर्पण दर्शाती है। अगली खबर, सरकार 2025 के लंबे समय से लंबित जनगणना शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके साथ लोकसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। जनगणना जो मूल रूप से 2021 में होने वाली कोविड-19 की महामारी के कारण टल गई, जिससे 10 वर्षीय जनगणना चक्र में बदलाव आया। आने वाली जनगणना में सामान्य और SC/ST श्रेणियों के भीतर उपजातियों के नए सर्वेक्षण शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके विवरण अभी चर्चा के अधीन है। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रही है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जाति डाटा का जनगणना का हिस्सा बनाने के लिए सभी पार्टियों को बैठक बुलाने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने जातिगत जनगणना शामिल न करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए इसे ओबीसी समुदाय के लिए धोखा करार दिया। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के सदस्य जैसे जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी जातिगत जनगणना के समर्थन में आवाज उठाई, जिसका महत्व वंचित समूहों के लिए नीति निर्माण में बताया गया है। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने की उम्मीद है और इसे मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करना और नीति निर्माण के लिए जनसंख्याई डाटा के सही तरीकों को दर्शाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया है कि जनगणना सही समय पर की जाएगी। आखिरी जनगणना 2011 में 1.21 अरब की जनसंख्या और 17.7% वृद्धि दर का रिकॉर्ड बनाया है। अगली खबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया गणेश पूजन में उनके निवास पर जाने को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। ये कहते हुए कि इस दौरान कोई न्यायिक मामले नहीं प्रस्तुत हुए, उन्होंने लोकसत्ता वार्षिक व्याख्यान में बताया कि मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के बीच नियमित बैठकें सामान्य होती है, जो न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे और बजट संबंधी जरूरतों पर केंद्रित होती है, न कि न्यायिक मामलों पर। ये राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब पीएम के दौरे की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं जैसे संजय राउत ने सुझाव दिया कि ऐसी बातचीत न्यायिक स्वतंत्रता पर संदेह पैदा कर सकती है। राउत और आरजेडी के मनोज झा ने चिंता जताई, जिसमें झा ने कहा कि बैठक की प्रचारित तस्वीरें असुविधाजनक संदेश भेज सकती है। भाजपा ने इस घटना का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विस्तार पार्टी के प्रधानमंत्री की भागीदारी को लेकर विपक्ष के दौरे पर
उन्हें असहजता के बीच तुलना की। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जो 10 नवंबर को रिटायर होने वाले को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची को घोषणा की है, जिनमें पुणे छावनी ने रमेश बागवे और शिवाजी नगर की दत्ता बहिराज को फिर से नामित किया गया है। पुणे छावनी में बागवे का मुकाबला भाजपा के सुनील कांबले से होगा, जो वर्तमान विधायक हैं और उन्होंने 2014 से 2019 के चुनावों में कांग्रेस को हराकर इस क्षेत्र में कांग्रेस के लंबे समय से चली आ रही पकड़ को तोड़ दिया। बागवे पहले 2004 और 2009 में चुने गए थे और फिर गृह मंत्री, राज्य मंत्री रह चुके थे। शिवाजी नगर में बहिराज, जिन्होंने 2019 में भाजपा के सिद्धार्थ शिरोले से केवल 5124 मतों से हार का सामना किया था, फिर से चुनाव लड़ेंगे। बहिराज में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व भाजपा निगम पार्षद सनी निभान के संभावित उम्मीदवारों का विरोध किया था। अगली खबर, 10वीं शिवसेना के पुरंदर के लिए विजय शिवतारे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जहां उन्होंने 2014 से 2019 तक विधायक के रूप में सेवा की थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस के संजय जगताप से हार गए थे। शिवतारे फिर से जगताप को चुनौती देंगे, जो कांग्रेस की तहत फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे शिवसेना ने भी अपने 10 नए कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है और मिलिंद देवरा को आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली से चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे और कुंडल सीट से सुनील राणे को कुंडल सीट से और संजय निरुपम को भी टिकट दिया है। अजीत पवार और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने आज नॉमिनेशन दाखिल की है। अगली खबर, हैदराबाद और सिकंदराबाद में 27 जुलाई से 1 महीने के लिए धारा 144 लागू करते हुए ताकि ऐसे सामूहिक आयोजन रोके जा सके जो सार्वजनिक शांति को भंग कर सकते हैं। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए हैं, जिसमें 5 या उससे अधिक लोगों को एकत्र होना, रैलियां, जुलूसों और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही ऐसे किसी भी प्रदर्शन, भाषण या प्रतीक जो अशांति को भड़काने की संभावना रखते हो पर भी रोक लगाई गई है। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, खासकर शोभेश खामों जैसे सचिवालय के पास। हालांकि शांतिपूर्ण धरनों और विरोध प्रदर्शनों की अनुमति केवल इंदिरा पार्क, धरना चौक पर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद की किसी अन्य स्थान पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पुलिस ने इस कदम को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बताया है और निवासियों को इन प्रतिबंधों का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी है। ये दोहराते हुए कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी दंड लगाया जाएगा। गैरी क्रिस्टल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से स्पिन टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। केवल 4 महीने बाद उनकी नियुक्ति के उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा, जिसमें बाबर आजम की कप्तानी में उतार चढ़ाव शामिल थे। क्रिस्टल ने उच्च प्रदर्शन कोच डेविड रीड की नियुक्ति का अनुरोध किया था, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठुकरा दिया, जिससे उनकी निराशा बढ़ी। इसके बाद पीसीबी ने जेसन गिलस्पी को नया सफेद गेंद का मुख्य कोच नियुक्त किया। मोहम्मद रिजवान को नए कप्तान के रूप में चुना गया। पाकिस्तान क्रिकेट में चयन समिति का प्रभाव बढ़ा, जिससे कोचिंग स्टाफ पर दबाव पड़ा। ये इस्तीफा आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी से पहले पीसीबी के लिए चिंता का विषय है और अब देखना यह है कि बोर्ड किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब